नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इससे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन करें, आपको समझ आना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपका फ्री आयंस को फर्निश करता है, या तो अपने मोल्टेन फेज में या तो आपके पास अपने एक्वस फेज में। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से, वो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फेज सोल्यूशन भी हो सकता है, वो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फेज सोल्यूशन भी हो सकता है। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका फ्री आयंस को फर्निश करेगा। जो आपका यहाँ पे फ्री आयंस फर्निश होगा, उनमें से जो आयंस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट होगा, वो यहाँ पे मूव करेगा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। कहने का क्या मतलब है, आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा अपने एक्वस या मोल्टेन फेज सोल्यूशन में आपका दो टाइप का आयंस फर्निश करेगा। एक आपका कटायन होगा जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, एक आपका अनायन होगा जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा। जब आप यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आयन फर्निश हुआ था वो यहाँ पे मूव करता है टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड, और वही आयंस मूव करते हैं जो कि आपके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और होता क्या है, यहाँ पे आपका कटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ, आपका अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोड के सरफेस पे रिएक्शन हो जाएगा। ये जो आपका फिनोमिना होता है इसी को आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको ये फिनोमिना ऑब्जर्व होता है उसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और एक बात आपको पता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास एनोड पॉजिटिव होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका अनायन मूव करे एनोड की तरफ। अब ताकि आपका अनायन एनोड की तरफ मूव करे, तो आपका एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, आपका कटायन कैथोड की तरफ मूव करे, तो ताकि आपका कटायन कैथोड की तरफ मूव करे, कैथोड के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, हम क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर मोल्टेन NaCl का सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लिए है, और हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वो इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा एज एनोड, क्योंकि आपका अनायन मूव करेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वो इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा एज कैथोड, क्योंकि आपका कटायन मूव करेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। बाकी आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे आपका अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ, इसका मतलब आपका एनोड पे Cl- प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। आपके पास Cl- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा Cl2 गैस में, जहाँ पे आपके क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ये आपका -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आप बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे सभी एलिमेंट को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्लोरीन आइटम है, तो राइट हैंड साइड पे आप हाफ लगा देंगे, ताकि आपके पास राइट हैंड साइड पे भी एक क्लोरीन आइटम आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं, फाइनली आप यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड पे आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ऐसे ही कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होगा, कैथोड पे आपके पास कटायन मूव करेगा, यहाँ पे आपका Na+ का रिडक्शन होगा। Na+ में आपके सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये आपका कन्वर्ट होगा Na सॉलिड में, जहाँ पे आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सभी एटम का बैलेंसिंग करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो आपके पास पहले से ही बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं, फाइनली आप यहाँ पे क्या करेंगे,
चार्ज का बैलेंसिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन से। आपके पास राइट हैंड साइड पे आपका न्यूट्रल है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका चार्ज बैलेंस हो, तो ऐसा करने से आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपका एनोड एंड कैथोड का हाफ सेल रिएक्शन हमने लिख दिया। अगर आपको यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन चाहिए, कैसे आएगा, आपको कभी भी नेट सेल रिएक्शन चाहिए होता है, आपको हाफ सेल रिएक्शन को इस हिसाब से ऐड करना होता है कि उनमें जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा करने से आपको अपना नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, जब आप यहाँ पे मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको यहाँ पे कैथोड पे मिलेगा Na सॉलिड एंड आपके पास एनोड पे मिलेगा Cl2 गैस, राइट। ये बात आपको समझ आ रहा है। आगे देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कभी भी कोई भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, यहाँ पे आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी सब्सटेंस का आपको डेटा पूछा होगा उसका जो आपके पास इक्विवेलेंट होगा वो आपका बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, राइट। अब यहाँ पे आप कोई भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आपके पास बहुत सारा तरीका होता है। अगर आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस का वेट अवेलेबल है ग्राम में, आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस का मोल्स अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब्सटेंस के n फैक्टर से। अगर आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस का मोलारिटी अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी सब्सटेंस के वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे n फैक्टर से। अगर आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस का नॉर्मेलिटी अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसी सब्सटेंस के वॉल्यूम से। बात समझ आ रही है। यहाँ पे n फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी सीख रखा है। अगर आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना है, वो कैसे करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मोल्स पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अगर आपको यहाँ पे चार्ज पता है, इसे डिवाइड कर देंगे फैराडे कांस्टेंट से। अगर आपको यहाँ पे करंट पता है, टाइम पता है, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके चार्ज आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे इसे यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट से। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। देखिए, जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फेज सोल्यूशन होगा, उस केस में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म कराएंगे, वो बहुत ही सिंपल केस होगा। उस केस में आप आराम से अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको एनोड एंड कैथोड पे ऑब्टेन होगा, और उस केस में आप बहुत ही आराम से अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब आता है, जब आपसे पूछा जाता है कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। इस केस में प्रॉब्लम क्यों आता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है ना, आपके पास 3 स्पीशी प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोड के बीच में। अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फेज सोल्यूशन होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रोड के बीच में 2 ही स्पीशी प्रेजेंट होता है। एक आपका कटायन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, एक आपका अनायन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, आपको पता होता है जो कटायन होगा इलेक्ट्रोलाइट का कैथोड पे जाके रिएक्शन करेगा, जो अनायन होगा इलेक्ट्रोलाइट का एनोड पे जाके रिएक्शन करेगा, ये आपको पता होता है। यहाँ पे आपका 3 स्पीशी प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोड के बीच में। वो 3 स्पीशी कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का कटायन प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोड के बीच में। दूसरा आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का अनायन प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोड के बीच में। तीसरा आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है आयन का इलेक्ट्रोड पे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि डिपेंड करेगा आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, कि जो आपका यहाँ पे स्पीशी है और जो यहाँ पे आपका वाटर है, उनका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं एनोड पे बात करूँ, तो एनोड पे आपका अनायन जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अनायन होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपका एनोड की तरफ मूव करेगा, लेकिन साथ साथ आपका एनोड पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फेज सोल्यूशन था, आपके पास एनोड में केवल अनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, तो आपको पता था कि उसी का ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे आपके पास आपके इलेक्ट्रोलाइट का अनायन भी प्रेजेंट है, साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका नहीं होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू के ऊपर। अगर आपका अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू से, उस केस में क्या होगा, अनायन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर उल्टा होता, अगर मान लीजिए आपका वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अनायन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू से ज्यादा होता, उस केस में हम क्या बोलते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन होता, राइट। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपके पास कैथोड पे क्या होगा, कटायन मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, साथ में वाटर भी आ जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आपका मोल्टेन फेज सोल्यूशन होता, राइट, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कैथोड पे केवल कटायन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और इस केस में क्या होता है आपके पास यहाँ पे आप सिंपली कह देते कि आपके कटायन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आपका कैथोड पे दो स्पीशी प्रेजेंट है, कटायन भी प्रेजेंट है, साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन होगा किसका नहीं होगा। अगेन यहाँ पे आप रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर आपके कटायन के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में आपका क्या होगा, कटायन का रिडक्शन हो जाएगा। और अगर उल्टा है, अगर आपके पास यहाँ पे वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कटायन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे आपके अनायन का, कटायन का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, फिर तो आप यहाँ पे उसे वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू से और वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से कंपेयर करके आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपको ये नहीं गिवन होगा, उस केस में कैसे बताएंगे, अभी उस पे आते हैं, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, if all the concentration of aqueous substance and all the partial pressure of gaseous substance are taken as unity, then E naught can be considered as criteria for preferential discharge। ये तो होना ही है ना। अगर आपने यहाँ पे सभी एक्वस सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया, अगर आपने यहाँ पे सभी गैसियस सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर को 1 बार ले लिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों फिर यहाँ पे सेम वैल्यू रखेगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज है वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है, इन जनरल यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होता है, और आपका जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। लेकिन जब यहाँ पे आप सभी एक्वा सब्सटेंस के कंसेंट्रेशन को 1 मोलर लोगे, सभी गैसियस सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर को 1 बार लोगे, उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बराबर हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसिडर कर सकते हैं फॉर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। अब देखिए, आपको एक स्पेशल केस पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का, जिसमें आप इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कुछ रिजल्ट होता है जो कि आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फेज सोल्यूशन है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है जो रिडक्शन टेंडेंसी होता है कटायन का, वो क्या होता है, सबसे कम यहाँ पे रिडक्शन टेंडेंसी होता है आपके फर्स्ट, सेकेंड और 13 ग्रुप के कटायन का, उससे ज्यादा यहाँ पे रिडक्शन टेंडेंसी होता है वाटर का, और सबसे ज्यादा यहाँ पे रिडक्शन टेंडेंसी होता है बाकी कोई कटायन का। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपका कैथोड पे वाटर है, साथ में कोई फर्स्ट, सेकेंड या 13 ग्रुप का कटायन है, तो आपको पता है कि वाटर का रिडक्शन होगा। अगर आपके पास कैथोड पे वाटर है और कोई और कटायन है एक्सेप्ट कटायन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13, उसके अलावा कोई और कटायन है, तो आपको पता है वो जो दूसरा कटायन आपके पास प्रेजेंट है उसका रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रहा है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होता है एनाइन का। यहाँ पे देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, इनका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होता है, उससे कम वाटर का होता है ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, उससे कम आपके बाकी एनाइन का होता है। तो अगर आपके पास एनोड पे I माइनस, Br माइनस या Cl माइनस में से कोई एक है और साथ में वाटर है, पक्का से क्या होगा, I माइनस, Br माइनस या Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपके पास यहाँ पे एनोड के ऊपर वाटर है, साथ में कोई और एनाइन है एक्सेप्ट I माइनस, Br माइनस एंड Cl माइनस, उस केस में क्या हो जाएगा, वाटर का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गया होगा। तभी वैलिड है जब आपका यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फेज सोल्यूशन हो, उसका कंसेंट्रेशन आपके पास 1 मोलर हो, ठीक है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का आइडिया होना चाहिए। जब यहाँ पे आपके वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे आपका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, वाटर में आपके पास जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर यहाँ पे आपके वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कन्वर्ट होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर होगा आपका वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। आगे देखिए, आप यहाँ पे सेल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
सबसे पहले आप यहाँ पे बाकी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके। राइट हैंड साइड आपके पास 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 ऑक्सीजन है। आपने यहाँ पे 1 मोल वाटर ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड, ताकि आप यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाए। तो इफेक्टिवली आपके पास यहाँ पे 2 मोल वाटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करेंगे। और आप यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करते हैं H+ आयन से। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड पे आपने 4 H+ आयन ऐड कर दिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे चार्ज का बैलेंसिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन से। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास न्यूट्रल है, राइट हैंड साइड पे आपके पास 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाता है ये जो आपका कन्वर्जन होता है आपके वाटर का ऑक्सीजन में, इसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो आपके पास यहाँ पे -1.23 वोल्ट के बराबर आता है, ठीक है। जो आपका वाटर का ऑक्सीडेशन होता है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो आपका रिएक्शन होता है इसके लिए जो आपका रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होता है काफ़ी हाई होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए, इसको सप्लाई करना पड़ता है एक्स्ट्रा वोल्टेज के फॉर्म में। और ये जो आप एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करते हो इसे आप यहाँ पे ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल कहते हो। इस बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे वाटर का रिडक्शन कराओगे क्या होगा, यहाँ पे जब वाटर का रिडक्शन होगा तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर में -2 है। जब यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, आप एक चीज समझिए, जो आपका ऑक्सीजन का आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका -2 है। तो ऑक्सीजन आपका -2 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वाटर में आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और आपका हाइड्रोजन में आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रहा है। आगे देखिए आप यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ सेल रिएक्शन कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का बैलेंसिंग करना है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करोगे वाटर ऐड करके। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 1 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे आपने 1 मोल वाटर ऐड कर दिया। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करोगे H+ आयन से। राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, आपने यहाँ पे 2 H+ आयन ऐड किया। अब क्योंकि आपका मीडिया बेसिक होता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ OH- आयन ऐड कर दोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, चार्ज का बैलेंसिंग करोगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपका रिजल्टिंग रिएक्शन कैसा होगा, आपका रिजल्टिंग रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 + 2 OH-, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका वैल्यू आपके पास -0.83 वोल्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे 1 मोलर HCl के एक्वा सोल्यूशन का, तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे आपके पास आपके एनोड पे कौन सा स्पीशी आएगा। एक तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का अनायन मतलब कि Cl- एक्वस आ जाएगा आपके एनोड के ऊपर, एक आपका वाटर आ जाएगा एनोड के ऊपर। अब सवाल है इन दोनों में से आपका ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है, यहाँ पे आपके पास एक स्पीशी है Cl-, एक स्पीशी है वाटर। Cl- का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, जहाँ पे आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बता ही चुका हूँ मैं। ये आपका हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा आपके एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा, आपके पास आपके इलेक्ट्रोलाइट का कटायन जाएगा, मतलब कि H+ एक्वस, साथ में वाटर प्रेजेंट होगा। इन दोनों में किसका होगा रिडक्शन, तो हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या 13 ग्रुप का कटायन होता है, उसका सबसे कम टेंडेंसी होता है रिडक्शन का, उससे ज्यादा टेंडेंसी होता है रिडक्शन का वाटर का, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है रिडक्शन का बाकी कटायन का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आपका वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास वाटर का रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा आपने भी देखा ही था, जब यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होता है कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में। और रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है ये समझा चुका हूँ मैं आपको।
तो ये आपने यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया। अब आपको यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन चाहिए, कैसे आएगा? आप यहाँ पे दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे कि इनमें पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपका एनोड का हाफ सेल रिएक्शन था इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास ऐसा कुछ रिएक्शन आ गया, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, दोनों रिएक्शन को ऐड किया, तो ये आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, वो आप कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि आप यहाँ पे सभी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट को बराबर कर देंगे आपके इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट के। बात समझ आ रहा है? ऐसे ही आपसे कोई बोले कि आपके पास यहाँ पे 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहला केस होगा जब आप यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एनोड पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का अनायन प्रेजेंट होगा, साथ में आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा। इन दोनों में आपका ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका यहाँ पे बाकी अनायन में और वाटर में ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होता है वाटर का। तो यहाँ पे आपका वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जब यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो कन्वर्ट होगा ये ऑक्सीजन गैस में। और बाकी आपको यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे बता ही चुका हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, एक तो आपके पास आपका कटायन होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट का, दूसरा वाटर होगा। और आपको समझ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ अबाउट द रिडक्शन टेंडेंसी, सबसे ज्यादा रिडक्शन टेंडेंसी होता है बाकी कटायन का एक्सेप्ट कटायन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। तो आपका कॉपर 2+ का यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा रिडक्शन का। जब इसका रिडक्शन हो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, फिर यहाँ पे आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सिंपली आपको चार्ज को बैलेंस करना है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। उसके बाद आप यहाँ पे अगर नेट सेल रिएक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे कि उनमें पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन आपके दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपके कैथोड के हाफ सेल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये आपका नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, जहाँ पे हम कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे आपका रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड होगा, जो कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एनोड पे बात करें, तो एनोड पे अब की बार आपके पास 3 स्पीशी प्रेजेंट होगा। आपके पास आपके इलेक्ट्रोलाइट का अनायन प्रेजेंट होगा, आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा, साथ में आपके पास कॉपर सॉलिड प्रेजेंट होगा, क्योंकि अब की बार आपके पास यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि काम करेगा रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे आपके पास अदर अनायन है और आपके पास यहाँ पे वाटर है, तो इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना होता था कि किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, कैसे कंपेयर करते थे, हमें पता था कि यहाँ पे आपका जो अदर अनायन होता है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर यहाँ पे केवल केवल आपका सल्फेट आयन और वाटर होता, तो वहां पे आपको पता होता वाटर का ही ऑक्सीडेशन होता। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास कॉपर सॉलिड भी प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपके पास जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और हमने याद है बात किया था, अगर आपका यहाँ पे सभी एक्वा सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, और अगर आपके पास सभी गैसियस सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर 1 बार है, तो वहां पे आप अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो फॉर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे आप 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सभी एक्वा सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन डेफिनेटली 1 मोलर होगा। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखेंगे आपको समझ आएगा, वाटर के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू -1.23 वोल्ट होता है, और कॉपर सॉलिड के लिए आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू -0.34 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आपके कॉपर के लिए है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये जो आपका कॉपर सॉलिड का इलेक्ट्रोड है, राइट, होगा क्या, इसमें से आपका कुछ कॉपर यहाँ पे अपने कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। और ऐसे अगर मैं कैथोड पे बात करूं, तो कैथोड पे आपके पास आपका कटायन है, साथ में आपके पास आपका वाटर है।
और यहाँ पे आपको पता है वाटर और कटायन में आप डिसाइड कैसे करोगे किसका रिडक्शन होगा, तो आपको पता है आपके अदर कटायन का ज़्यादा टेंडेंसी होता है रिडक्शन का एज कम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा आपके कॉपर 2 प्लस आयन का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड है, तो आपको अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा, राइट। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे कि जो एनोड वाला कॉपर है, जो एनोड वाला कॉपर है वो सोल्यूशन में आ जाएगा, तो विद टाइम क्या होगा आपके पास यहाँ पे एनोड पतला हो जाएगा, और जो सोल्यूशन वाला कॉपर है वो आपके पास यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो विद टाइम आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आपका कैथोड मोटा होते जाएगा, राइट। बात समझ आ रहा है? ऐसे देखिए यहाँ पे अगर हम नेट सेल रिएक्शन फॉर्म करना चाहे वो कैसे फॉर्म होगा, आप यहाँ पे दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे कि उनमें जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपके दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास नेट सेल रिएक्शन कॉपर सॉलिड टू कॉपर सॉलिड होगा। लेकिन ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर सॉलिड है ये आपका एनोड में प्रेजेंट कॉपर सॉलिड है, और राइट हैंड साइड पे जो आपका कॉपर सॉलिड है ये आपका कैथोड में प्रेजेंट कॉपर सॉलिड है। हो क्या रहा है, जो आपका एनोड में कॉपर प्रेजेंट है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, और जो आपका कैथोड के ऊपर कॉपर प्रेजेंट है उसका यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यूजिंग रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड, वो भी उसी मेटल का, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका कंसेंट्रेशन होता है सोल्यूशन का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। इस बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आपका थर्ड केस क्या होगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो यूजिंग रिएक्टेबल इलेक्ट्रोड, जहाँ पे जो आपका एनोड है वो आपका इम्प्योर कॉपर का बना है, राइट। तो आपका सेम सिनेरियो है, फर्क क्या है, जो आपका एनोड है वो आपका इम्प्योर कॉपर का बना है, और एनोड काफी मोटा है, कैथोड आपका प्योर कॉपर का बना है, कैथोड थोड़ा पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनोड पे आपके पास आपका अनायन प्रेजेंट होगा, आपका वाटर प्रेजेंट होगा, आपका कॉपर प्रेजेंट होगा, और साथ में यहाँ पे आपका, क्योंकि आपका एनोड इम्प्योर कॉपर का है, तो कॉपर में जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इम्प्योरिटी है वो भी आपके पास आपके एनोड में प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारे इम्प्योर कॉपर में साथ में जिंक का, आयरन का, और आपके सिल्वर का और गोल्ड का इम्प्योरिटी है, तो ये सब आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब इतने सारे स्पीशी में मुझे कैसे पता चलेगा एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को देखना पड़ेगा, जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे आपके पास सभी एक्वस सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, सभी गैसियस सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर 1 बार हो, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जिंक के लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके पास एक इम्प्योर मेटल है, मतलब आपके पास यहाँ पे मेटल में कोई और एलिमेंट का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, जो आपके पास इम्प्योरिटी होगा बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना, हाँ कि ना। अरे भाई इम्प्योरिटी आपके पास बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका जिंक सॉलिड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ एक्वस में और सोल्यूशन में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। उसके बाद आपका जिंक सॉलिड चला गया, अब ये आपका प्रेजेंट नहीं है आपके इलेक्ट्रोड में, समझ रहे, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट था। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो एक बार आपका जिंक सॉलिड पूरा कंज्यूम हो गया, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जितने भी स्पीशी अवेलेबल है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, वो आपके पास आयरन का है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Fe2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा, इसका आयन आपके पास सोल्यूशन में चला जाएगा, और क्योंकि आपके पास आयरन भी इम्प्योरिटी है कुछ टाइम बाद पूरा कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो उसके बाद आपके पास कॉपर का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, यहाँ पे आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा जो कि सोल्यूशन में चला जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, एक बार आपका जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो यहाँ पे फिर Fe सॉलिड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट क्यों हो गया, रीजन क्या है, जो आपका जिंक सॉलिड है यहाँ पे आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड में इम्प्योरिटी का काम कर रहा है, बहुत ही कम अमाउंट पे प्रेजेंट है। ऐसे जो आपका Fe सॉलिड है यहाँ पे आपके
कॉपर के इलेक्ट्रोड में इम्प्योरिटी का काम कर रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड केस में आपका कॉपर सॉलिड का ऑक्सीडेशन चालू हो गया, जो कि आपके पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अब इसके बाद और किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा ना, ये जो आपके पास यहाँ पे आपका कॉपर सॉलिड है, जो आपका इम्प्योर कॉपर सॉलिड है, राइट, हो क्या रहा है, बात समझो। जो आपका ये जो इम्प्योर कॉपर का मेटल है जिसमें बाकी एलिमेंट का इम्प्योरिटी है, इसमें से क्या हो रहा है, जो आपका यहाँ पे कॉपर सॉलिड है वो आपका यहाँ पे सोल्यूशन में आ जा रहा है कॉपर 2+ आयन के फॉर्म में, राइट। तो आप समझिए यहाँ पे आपके पास इम्प्योर कॉपर मेटल में जो भी इम्प्योरिटी है, आपके पास गोल्ड का इम्प्योरिटी है ना, और आपके पास सिल्वर का इम्प्योरिटी है। एजी मतलब सिल्वर होता है, एयू मतलब गोल्ड होता है, राइट। तो आपके पास सिल्वर और गोल्ड का इम्प्योरिटी है, ये आपके पास इलेक्ट्रोड में ही रहेगा, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। रीजन क्या है, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफी कम होता है। इनफैक्ट आपका गोल्ड तो इनर्ट होता है, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो आपका इम्प्योरिटी था आपके जिंक का और आयरन का, उनका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कॉपर से ज्यादा होता है, वो आपके पास सोल्यूशन में आ गए, ठीक है। लेकिन बात क्या है ना, सोल्यूशन में तो आपके आ गए, सोल्यूशन में आपके पास आपका जिंक का आयन भी आ जाएगा, आयरन का आयन भी आ जाएगा, साथ में कॉपर का आयन भी आ जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा कैथोड पे, तो कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, तो कैथोड पे आपके कॉपर 2+ का ही रिडक्शन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में भी, और यहाँ पे Fe2+ और Zn2+ के कंपैरिजन में भी। तो कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो। धीमे धीमे क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपका ये जो एनोड है पतला हो जाएगा और जो आपका कैथोड है वो मोटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपके कैथोड में प्योर कॉपर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है। और अगेन यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करोगे। सभी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट होगा उसको बराबर कर दोगे आप इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके एनोड पे जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड पे आपका जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, तीनों का जो इक्विवेलेंट का सम होगा वो बराबर होगा आपका इक्विवेलेंट के सम के, जो कि आपका कैथोड पे होगा, जो कि आपका कॉपर था। बात समझ आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपका कैथोड यहाँ पे मरकरी का बना होता, तो उस केस में क्या होता, जब आप यहाँ पे रिडक्शन करते तो आपका मेटल आयन का अमलगम बनता कैथोड पे, मतलब कि आपका जो एलॉय होगा मरकरी का वो बन जाता है कैथोड पे, क्योंकि जो आपका अमलगम होता है वो आपके मरकरी का एलॉय होता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गया होगा। देखिए आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। यहाँ पे जाके हमने चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, जो कि आपके पास होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे चैप्टर के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जो कि आपके पास होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाला पार्ट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।